हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक और नई टेक्निक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कि नक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है। अभी रिसेंटली मेरी 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं और एक वीडियो बहुत समय से मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, लेकिन जो मेरे मित्र हैं जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो शायद कहीं अव्यस्त थे। तो आज वो वीडियो अपलोड हुई होगी जिसमें वृषभ लगन के बारे में थोड़ा सा बताया है मैंने कि कौन से रत्न उसमें धारण करने चाहिए। तो वो पूरी वॉइस ओवर वीडियो है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि नक्षत्रों से हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे नियम होते हैं, उनमें से कुछ नियम पहले भी मैंने आपको बताए हैं नक्षत्रों को लेकर। आज एक और नया नियम मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से इसको आप समझिए और फिर इसको अपने चार्ट्स पर या जो भी चार्ट्स आपके पास हैं, कुंडली हैं, जो आप अध्ययन करते हैं, अपना डेटा बनाते हैं, उस पर आप अप्लाई करिए और डिफरेंट डेट्स के अकॉर्डिंग देखिए कि उस समय में क्या पोजीशन थी ग्रहों की और क्या उसमें हुआ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो देखिए, एक मेरी वीडियो अभी पेंडिंग है जो मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपलोड की थी। उसमें मैंने आपको गोचर से कैसे फलित किया जाता है। अगर किसी का चार्ट आपके पास नहीं है, सिर्फ उसका नाम है, तो नाम राशि आप निकाल सकते हैं और फिर चंद्र कुंडली बना सकते हैं। उसका जो दूसरा भाग है ये अभी मैंने यहाँ पे रब नहीं किया है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नई विधि नक्षत्रों के ऊपर। तो आपको क्या करना है, अपनी कुंडली में देखना है कि आपके लगन नक्षत्र के स्वामी कौन से हैं। हर कुंडली में आप देखेंगे कि हर लगन का एक नक्षत्र होता है, उसके स्वामी होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली हम देखते हैं, उनके जो लगन नक्षत्र के स्वामी हैं उनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और सूर्य देव जो हैं उनके स्वामी हैं। तो आपको क्या करना है, सूर्य देव को सबसे ऊपर लिख लेना है, जो मैंने लिखा है। तो ये आपका जन्म नक्षत्र एक तरह से आ जाता है। ये थोड़ी सी अलग विधि है दोस्तों, और बहुत अच्छी बुक्स वगैरह में शायद आपको ये मिल सकती है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको क्रम अनुसार, जैसे सूर्य देव जन्म नक्षत्र के स्वामी हैं, फिर आप चंद्रमा लिखिए, मंगल लिखिए, राहु देव, गुरुदेव, जो दशा क्रम होती है वो यहाँ पे आप सब लिख सकते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनिदेव, बुधदेव, केतुदेव, शुक्रदेव और उसके बाद फिर से सूर्य देव। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए दोस्तों, जो संपत तारा होता है, ये दूसरा वाला जहाँ पे सा लिखा है, ये संपत तारा होता है। ये आपको धन दे सकता है। संपत तारा का मतलब होता है धन, जिसको आप इंग्लिश में मनी भी कह सकते हैं। वेल्थ आपको दे सकता है। बहुत सारा आपका जो व्यापार है इस पीरियड में बहुत अच्छा चल सकता है, बहुत अधिक मात्रा में आपके पास धन आ सकता है। तो जब भी कोई ऐसा ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में रहता है, मान लीजिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद जो दूसरा नक्षत्र होता है वो होता है श्रवण नक्षत्र, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं। तो चंद्रदेव के जो 3 नक्षत्र होंगे वो आपको यहाँ पे ले लेने हैं। चंद्रदेव के 3 नक्षत्र कौन से होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवणा। तो जब आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेंगे तो ये 3 जो नक्षत्र होंगे चंद्रमा के, इनमें जब कोई ऐसे ग्रह जो आपके लगन के मित्र हैं दोस्तों, ये यहाँ पे रूल है, इसको आप आराम से अब समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं और फिर जब उनकी क्वेरी आती है तो मेरे को फिर थोड़ा आंसर करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो प्लीज़ मैं आराम से समझा रहा हूँ। लगन नक्षत्र लॉर्ड से जो भी दूसरा नक्षत्र होगा उसके जो स्वामी होंगे उसके 3 नक्षत्र होंगे। तो यहाँ मैंने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो एग्जाम्पल लिया है। तो उसके बाद आता है श्रवणा नक्षत्र। तो श्रवणा के स्वामी हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवणा। तो इनमें जब गोचर करते हुए कोई ऐसा ग्रह जो आपके लगन का मित्र है, मान लीजिए कि मैं अपनी कुंडली की एक बात करता हूँ, मेरे लगन के स्वामी हैं शनिदेव और मेरे धन के स्वामी भी हैं शनिदेव।
तो ये शनिदेव मेरे लगन के लिए एक शुभ ग्रह है दोस्तों, मेरे लगन के एक शत्रु ग्रह नहीं है। तो ये शनिदेव जब जब गोचर में चंद्रदेव के नक्षत्र में आएंगे तब तब मुझे धन लाभ होगा। लेकिन ये धन लाभ आपको देखना है अपनी दशा और अंतर्दशा के अनुसार, कितने % वो धन लाभ होगा ये फिर डिपेंड करेगा कि शनिदेव जन्म कुंडली में कितनी डिग्रीज पे हैं। और जब आप भाव चलित कुंडली बनाते हैं उसकी एक विधि मैंने आपको बताई थी कि कितने % ग्रह जो रहता है वो क्षमता देने की उसमें ताकत होती है, 20% 40%। ये एक पूरा मैंने ग्राफ आपको बना के दिखाया था। तो ये ग्राफ जो है यहाँ पे वो काम आता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आप देखिए, फिर आप एनालाइज कर सकते हैं कि अब ये गोचर के शनिदेव जो है श्रवणा नक्षत्र में आ रहे हैं तो ये मेरे को ये कितना लाभ दे सकते हैं, क्योंकि मेरे लग्न नक्षत्र से ये दूसरे नक्षत्र में आ रहे हैं जो कि संपत तारा में आता है। तो उस पीरियड में मेरे को धन लाभ हो सकता है, कुछ व्यापार में उन्नति हो सकती है, किसी तरह से मेरे को पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, या मेरे पास आकस्मिक रूप से कहीं से पैसा आ सकता है दोस्तों। ये एक प्रेडिक्शन हो गई। लेकिन इसका उल्टा भी आपको देख लेना है, कोई ऐसा ग्रह जो आपके लगन का मित्र नहीं है, वो आपके लगन का शत्रु है दोस्तों, और वो आपके लगन नक्षत्र के स्वामी से दूसरे नक्षत्र में आ जाता है। तो यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे ग्रह हैं मेरे लगन के लिए जो शत्रु ग्रह हैं, बृहस्पति हैं, मेरा 10 नंबर लगन है फॉर एग्जांपल, तो बृहस्पति देव मेरे लिए एक शत्रु ग्रह हैं, मंगल देव भी मेरे लिए एक शत्रु ग्रह हैं, सूर्य देव मेरे लिए एक न्यूट्रल ग्रह हैं। तो ये 2 ग्रह जो है मेरे लिए शुभ फलदायी नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय तक एक जगह पे रहते हैं। मंगल देव भी कुछ लंबे समय के लिए रहते हैं और बृहस्पति देव भी लंबे समय के लिए रह सकते हैं, 1 साल के लिए रहते हैं। तो जब जब बृहस्पति देव चंद्रमा के नक्षत्रों में गोचर करेंगे तब तक मेरे को धन को लेकर समस्या होगी, पैसे को लेकर चिंताएं जो है मेरी बढ़ जाएंगी। और उस पीरियड में अगर मेरी दशा अंतर्दशा भी इस चीज़ को दर्शाती होगी, कहीं 12वें घर की दशा चल रही होगी या अष्टम भाव की दशा चल रही होगी, तो फिर मेरे को पैसे को लेकर तंगी हो सकती है दोस्तों। क्योंकि संपत तारा में ही कोई नेगेटिव प्लैनेट जब गोचर करता है तो इस तरह का रिज़ल्ट देखने को मिलता है। यही अब आप देख सकते हैं कि मेरे को कब कष्ट हो सकता है, किसी तरह से परेशानी आ सकती है, विपदा हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी तरह का अचानक से मेरी जीवन में दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए आपको देखना होता है जन्म संपत विपत तारा, यानी मंगल देव के जो 3 नक्षत्र होंगे, मेरे जन्म नक्षत्र से मंगल देव के जो 3 नक्षत्र हैं वो विपत तारा में आ रहे हैं दोस्तों। विपत तारा का मतलब होता है विपत्ति, किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आने वाली होती है जब गोचर में कोई ग्रह वहाँ पे उन नक्षत्रों में गोचर करते हैं। तो इसका भी रूल यही है दोस्तों, अगर कोई ग्रह आपके लगन के मित्र हैं और वो मंगल देव के 3 नक्षत्रों में से गोचर कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर जो विपदा आने वाली होती है उससे आपको बचा सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि आप समय से उनके उपाय करें, और वो जो ग्रह होगा जो गोचर में वहाँ पे आ रहा है और आपका लगन का भी मित्र है, वो लगन में आपको देख लेना है कि कितना उसमें बल है, भाव मध्य से वो कितनी दूर है या कितनी पास भाव मध्य के आ रहा है, तो उसका परसेंटेज आपको निकाल लेना है। क्या ये मेरी 40% तक सहायता कर सकता है, या क्या ये 60% तक मेरी सहायता करेगा, या क्या 80% तक मेरी ये मदद कर सकता है। तो वो परसेंटेज का ग्राफ मेरी एक वीडियो में है, बहुत आराम से उसको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से आसान तरीके से मैंने उसको समझाया है दोस्तों। इसी तरह से अब कोई नेगेटिव ग्रह जो मेरी कुंडली में मेरे लिए एक पॉजिटिव ग्रह नहीं है, मेरे लिए एक वो ख़राब ग्रह है, वो जन्म नक्षत्र से जब तीसरे नक्षत्र में आ जाएगा तो मेरे को किसी तरह का विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, विपत्ति मेरे ऊपर आ सकती है, कुछ दुर्घटना हो सकती है।
और ये सब आपको दशा अंतरदशा से भी साथ साथ मिलान कर लेना है। दशा अंतरदशा भी अगर ख़राब चल रही होगी तो वो जो ग्रह जब गोचर करेगा मंगल देव के 3 नक्षत्रों में तो मेरे को कष्ट देखते हुए मिलेंगे। उस पीरियड में कष्ट हो सकता है, चाहे वो ग्रह मंगल देव स्वयं ही क्यों ना हो, क्योंकि मंगल देव मेरे लगन के लिए मित्र नहीं है दोस्तों। जब वो अपने नक्षत्रों में आएंगे, धनिष्ठा के नक्षत्र में आएंगे, चित्रा या मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे, तो उनमें बहुत ज़्यादा बल आ जाएगा। अपने नक्षत्र में ग्रह बहुत ज़्यादा बली हो जाता है, और क्योंकि मेरे लगन के शत्रु हैं, मेरे लगन नक्षत्र लॉर्ड से विपत्त तारा में आ रहे हैं, विपत्ति देने वाले हैं, तो किसी तरह का मेरे को वो कष्ट दे सकते हैं। और ये कष्ट भी आपको बहुत आराम से, अगर आप कुंडली एनालाइज करेंगे तो वहाँ से और क्लियर आपको ये दिख जाएगा। मंगल देव 11वें भाव के स्वामी हैं मेरी कुंडली में, 4थे भाव के स्वामी हैं मेरी कुंडली में, तो इन 2 भावों को लेकर कुछ कष्ट होने की संभावना वहाँ से हो सकती है। 4था भाव जो होता है वो सुख स्थान होता है, तो आपके किसी तरह से आपके सुख स्थान में कुछ कमी कर सकते हैं, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई प्रॉब्लम ला सकते हैं। लाभ के स्वामी हैं, अचानक से आपकी प्रमोशन रुक सकती है, किसी तरह से जॉब छूटने की वहाँ पे डर भी हो जाता है, क्योंकि 10वें घर से 11वें घर का जो स्वामी होता है वो उससे दूसरे भाव में आता है। तो ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, इसको मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये एनालाइज वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और गोचर में मंगल देव उस समय किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, मान लीजिए धनिष्ठा में आ जाते हैं और किस राशि में वो गोचर कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे जो है भूमिका अदा करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं एक साथ, लेकिन बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह के कॉम्बिनेशंस अगर चार्ट में बनते हैं तो आप वो पीरियड में अलर्ट रहिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करिए, कुछ रेमेडीज़ जो भी होती हैं वो रेमेडीज़ आप ज़रूर करें। कोई अगर आपको रत्न धारण करना है तो रत्न धारण करें, किसी ग्रह को शांतिपूर्वक आपको हाथ जोड़ना है तो आप हाथ जोड़ के उनको शांत करें, लेकिन उपाय अवश्य करें दोस्तों। इसी तरह से ये पूरा एक चार्ट है और बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि इसका रूल क्या होता है, इसको देखने का, कब कब आपके पास धन आ सकता है, कब विपदा आ सकती है, कब आपके जीवन में उछाल आ सकता है, कब आप तरक्की कर सकते हैं, ये सारा आपको यहाँ से दिख जाएगा। जन्म संपत्ति, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी सारी जो वीडियोस पहले से हैं कि जन्म संपत्ति, विपत्त, क्षेमा, इन सबका मतलब क्या होता है, कैसे इस चीज़ को देखा जाता है, कौन मित्र अतिमित्र होते हैं और बद तारा क्या होता है। कोई भी ग्रह जब लगन नक्षत्र लॉर्ड से आप गिनेंगे, जन्म, संपत्ति, विपत्त, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बद तारा में, यानी उससे 7वां जो नक्षत्र होता है, 1 2 3 4 5 6 7, बद तारा 7वां नक्षत्र, यानी बुध के जो 3 नक्षत्र हैं यहाँ पे अगर कोई ग्रह गोचर करेंगे और मेरी कुंडली के लिए, मेरी लगन कुंडली के लिए वो ग्रह जो होगा मेरे लिए शुभ नहीं होगा, और बुध के 3 नक्षत्रों में जब वो गोचर करेगा तो मेरे को कुछ बहुत मेजर कष्ट हो सकता है उस पीरियड में। बद तारा का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। कई बार ऐसे केसेस में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है अगर आपका समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। इसी को आप देख सकते हैं किसी छोटे बच्चे की भी कुंडली में, उनका आप लगन नक्षत्र लॉर्ड देखिए और लगन नक्षत्र लॉर्ड से जो 7वां नक्षत्र होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नक्षत्रों का चार्ट आप सब लोगों के पास है, मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में वो आ चुका है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपको किसी छोटे बच्चे की कुंडली में दिख रहा है कि लगन नक्षत्र लॉर्ड से 7वें नक्षत्र में कोई ऐसा ग्रह गोचर कर रहा है या आने वाला है अभी कुछ समय बाद, और वो जो ग्रह है उस बच्चे की लगन कुंडली का शत्रु ग्रह है, तो उस पीरियड में उस बच्चे को कष्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको उसकी दशा अंतर्दशा अच्छे से चेक कर लेनी है। चंद्रमा की पोजीशन आपको ज़रूर देख लेनी है। चंद्रमा अगर छोटे बच्चों की कुंडली में पीड़ित रहता है तो वो 6 साल के अंदर अंदर बालारिष्ट योग बना देता है। बालारिष्ट योग का मतलब होता है किसी तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट उन पर आ सकता है या और किसी तरह से उन पर कष्ट आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर आप विधि पूर्वक जो है उस ग्रह का उपाय जो है वो कर सकते हैं। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप डिस्कस करें कि उस पीरियड में क्या उपाय करना चाहिए।
ये एक रूल है दोस्तों, ये जन्म आपके जो लग्न नक्षत्र स्वामी हैं उनसे देखा जाता है। यही चीज़ मैं आपको एक दूसरे ढंग से बताऊंगा कि कब कब आपके व्यापार में परेशानी आ सकती है, क्यों एकदम अचानक से कुछ दशाएं जब चेंज होती हैं और व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है। तो इसके ऊपर भी नक्षत्रों को लेकर बहुत अच्छे सिद्धांत हैं दोस्तों, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसका मीनिंग जो है बहुत डीप है दोस्तों। जब आप इसको अप्लाई करेंगे अलग अलग कुंडलियों पे, बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट इससे देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।